नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम बार बार देश की संप्रभुता पर खतरे की बात जब करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये एक राजनीतिक मुहावरा है जो किसी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। भारत की सरकार लगातार एक विक्टिम कार्ड खेलती रहती है और ये समझाती रहती है कि हम सब लोग उनके जाति तौर पर दुश्मन हैं और सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम सब लोग जानबूझकर एक सरकार को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक की जो सरकारें थीं उनकी कमियों को देखना नहीं चाहते हैं। इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो दुनिया ऊपर हैं, वो गॉड लेवल लोग हैं और उनके जितना समझदार, उनके जितना शक्तिशाली, उनके जितना बेहतरीन और देश के हित में सोचने वाला कोई नहीं हुआ है। और जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं वो देशद्रोही हैं, देश के विद्रोही हैं। ये सब बातें सोशल मीडिया पे आप लगातार सुनते रहे होंगे, लेकिन इनका मकसद क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है या कुछ और है? अभी तक हम ये मानते थे कि ये विक्टिम कार्ड खेलकर खुद के ऊपर आरोप लगाने का आरोप लगाकर खुद को बेहतरीन बनाकर सरकार में बने रहना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हाल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पूरे समाज में नेक्स्ट लेवल का खेल शुरू हो गया है, उसके बाद अब सोचने का वक्त है कि डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है। चिंताएं बढ़ रही हैं और इन चिंताओं की वजह हैं नए नए बहुत सारे ऐसे संकेत जो हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पे सरकार जनता के ही खिलाफ जनता को कुचलने की तैयारियों में लगी हुई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सरकार अपने देश के नागरिकों के खिलाफ फोर्सेस को सलाह दे सकती है, लेकिन भारत के तीसरे सबसे पावरफुल आदमी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बाद जो सबसे पावरफुल आदमी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, वो केवल मैं डोभाल साहब की बात नहीं करूंगा और बहुत सारे उदाहरण भी हैं इसमें जुड़े हुए। तो अजित डोभाल जो हैं वो अभी हाल में हैदराबाद गए थे और वहाँ IPS अफसरों की पासिंग आउट परेड में गए थे। और उस परेड में ये कहा गया उन्होंने कि अभी तक जो परंपरागत युद्ध होता था वो युद्ध तो बहुत महंगा है और उस युद्ध के ज़रिए जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। अपनी पब्लिक, अपनी जनता पर नज़र रखो। उन्होंने कहा युद्ध के नए मोर्चे, जिसे आप फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी का युद्ध कहते हैं, और वो है नागरिक समाज, आम पब्लिक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अब पारंपरिक युद्ध का इस्तेमाल नहीं होगा। वे बहुत महंगे और पहुंच से बाहर हैं। उनके साथ ही उनके परिणामों के बारे में अनिश्चितता है कि आप लड़ेंगे, गोली चलाएंगे, पता नहीं जीते नहीं जीते, मिसाइल चलाएंगे, जीते नहीं जीते। और वो आगे जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र के हितों को चोट पहुंचाने के लिए नागरिक समाज को अपने वश में किया जा सकता है, उसको विभाजित किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इस वाक्य के अंदर आपको लोकतंत्र से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देगी जो आप सोचने, चिंता करने और जिस पर बहस करने की ज़रूरत है। आप ये कैसे तय करेंगे कि हमारे नागरिक जो आवाज़ उठा रहे हैं वो देश के खिलाफ है या देश के हित में है? किसान आंदोलन हो रहा है और जिस मानसिकता के साथ में देश का NSA IPS अफसरों को समझा रहा है, वो IPS अफसर कभी भी आने वाले समय में ये समझ या ऐलान कर सकते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं ये विदेशी साजिश है और ये सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आप पता कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये ही साजिश और एक नया, जिसको कहते हैं कि विमर्श गढ़ा जा रहा है आपके आसपास, कि जो नागरिक है
देश का नागरिक है वो भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। यानी जो आदमी सरकार के हिसाब से ना चले वो आदमी देश का दुश्मन हो सकता है। ये डोभाल साहब समझा रहे हैं। और ये डोभाल साहब जब समझाते हैं तो इसके और भी बहुत सारे मायने होते हैं। देश में एक चीज़ है डिसेंट, मत भिन्नता, मतभेद। एक चीज़ पर दो विचार हो सकते हैं, दो आइडियोलॉजी हो सकती हैं, और उन दो आइडियोलॉजी और दो विचारों को आप ये नहीं कह सकते कि देश के नागरिकों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन अब जो नई तैयारी चल रही है उसके हिसाब से जो डोभाल साहब का बयान है वो यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कानून है वो नहीं है जो संसद में बना है, कानून वो है जो आप लागू करते हैं। अगर आप कानून लागू नहीं करते हैं और उसी भावना में नहीं करते हैं तो वो कानून आपका कानून नहीं है, वो कुछ और है, वो कागज़ का टुकड़ा है। यानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत महत्व है, वो कानून को कैसे लागू करती है। देश के नागरिक समाज से पुलिस को दूर करना या एक एंटी पार्टी बनाना अपने आप में बहुत दुखद है। नागरिक समाज की हिफाजत करने के लिए, उसके अधिकारों का ध्यान रखने के लिए और संविधान में वर्णित जो आम नागरिक के अधिकार हैं, मूल अधिकार, उनकी रक्षा करना पहली मूल जिम्मेदारी है सरकार की। और अब जब वो उन अधिकारों की बात करेंगे तो हो सकता है सरकार आने वाले समय में ये कहे कि साहब जो कानून है ना वो उनका, हम इनके मौलिक अधिकारों का अगर पालन करेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इनको कुचल दो। हमने बहुत सारे ऐसे मामले हाल की सरकारों में देखे हैं, बहुत सारे धरने देखे हैं, बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं, बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हम बचपन से पढ़ते थे अपने नागरिक शास्त्र में कि तीनों सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति की मौजूदगी के बगैर कोई मीटिंग नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हैं। उसकी वजह थी कि हमारी सेनाओं को 3 हिस्से में बांटा गया था और भारत में पाकिस्तान की तरह कोई सैनिक क्रांति ना हो, सैनिक विद्रोह ना हो, तख्ता पलट ना हो जाए, इसलिए तीनों ताकतों को अलग अलग रखा जाए। इन लोगों को अलग अलग शक्तियां दी जाएं ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि एक शक्ति के तौर पर ये इस देश की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकें। लेकिन अब आपने देखा होगा धीरे से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है जिसके अंडर में ये तीनों के तीनों आर्मी चीफ आते हैं। वो उन आर्मी चीफों के साथ बैठक भी करता है और ये चारों लोग मिलकर योजनाएं और रणनीतियां भी बनाते हैं। इनके साथ में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं जिनका नाम है डोभाल साहब। ये सब लोग मिलकर कोई भी नीति बना सकते हैं। तीनों आर्मी चीफ को अगर आप अलग रखते हैं तो डोभाल साहब का तो मैं बता ही चुका हूँ। अब जो रावत साहब हैं, जनरल विपिन रावत, उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो खुद इतने जागरूक हो गए हैं कि वो आतंकवादियों की अब मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, आतंकवादियों पे हमला कर रहे हैं। हमने इस देश में चित्ती सिंहपुरा जैसे बहुत सारे कांड देखे हैं जिसमें डिफेंस फोर्सेस ने रेप भी किए, हत्याएं भी की और बाद में उनको रूप दे दिया गया, कुछ और आतंकवादियों का नाम लगा दिया गया। अब जो नेक्स्ट लेवल की गुंजाइश दिखती है इस बयान के बाद में वो ये दिखती है कि आतंकवादियों को कोई मार दे और कह दिया जाए कि नागरिकों ने पीट पीट के मार दिया। ये संभव है। ये भी संभव है कि सलवा जुडूम जैसे नागरिकों के ही समूह बनाए जाएं। जैसे सलवा जुडूम नक्सलियों के खिलाफ लड़ता था उस तरह से हथियार संपन्न नागरिक ही नागरिकों की हत्या करने लगे, नागरिक ही किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी बताकर मार दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस और प्रशासन जिसे आतंकवादी कह रहा है वही आतंकवादी होगा। इतिहास गवाह है, हम हर राज्य हर शहर में जानते हैं और बहुत सारे अदालतों के फैसले हैं कि लोगों को आतंकवादी कहकर जेल में डाला गया और बाद में उनको बरी किया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रमाण ही नहीं था और ना उनके ऊपर दोष सिद्ध किया जा सकता था। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसको उठा के, बहुत सारे मामले, मैं उन मामलों पे जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन कुल मिला के जो आम नागरिक है वो किस तरह से अब अनप्रोटेक्टेड होता जा रहा है।
आप शान से, जैसे मैं शान से यहाँ जो चाहे वो बोल सकता हूँ, मुझे भविष्य नहीं पता कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। हो सकता है कुछ समय बाद कोई मुझे आए और ये कहे कि ये जो आदमी है ये सरकार के खिलाफ काम कर रहा है और ये वो मोटिवेटेड फोर्स है जो 4th जनरेशन का युद्ध भारत के खिलाफ चल रहा है, उसका हिस्सा है, तो मैं क्या कर लूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, जो आपको समझने की ज़रूरत है। और जिस दिशा में भारत जा रहा है वो तस्वीर इन बयानात के ज़रिए दिख रही है। ये एकदम असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है जिसमें ये कहा जाए कि भारत के नागरिकों को राजनीतिक और यौद्धिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। सावधान रहें, राजनीतिक हितों के लिए डिवाइड होते हैं लोग, सांप्रदायिक आधार पे हो रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन जब लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, जेएनयू स्टूडेंट्स की तरह 20 लोग घुस के उसको पीटेंगे, बाहर निकल जाएंगे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, अगर होगा भी तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ये है एक लोकतंत्र का नया कंसर्न, नई चिंता जो इस पूरे निजाम में, क्योंकि एक तरफ आपको ये समझाया जा रहा है कि जनता दुश्मन हो सकती है, दूसरी तरफ ये बताया जा सकता है एक महापुरुष है, वही देश का भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। तो वो लोग कौन सा गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं 2024 में चुनाव नहीं होगा। हो सकता है 2024 में चुनाव ना कराएं और उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हों, कोई नहीं जानता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है और इस वीडियो के बाद में है। चैनल आप ही से चलेगा, बाकी जगहों का क्या हाल है वो आप लगातार देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। शेयर ज़रूर करें।